रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे तुर्की के ड्रोन के बारे में, साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा किए गए बैरक्तार TB2 के संचालन की और स्वदेशी और विदेशी ड्रोनों के मिश्रण के साथ मुकाबला करने के लिए भारत की नई तकनीक की। इन सभी मुद्दों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा जैसा कि भारतीय नौसेना 15 जनवरी को मेगा पावर पंच हासिल करने के लिए तैयार है, हम इस खास कार्यक्रम में आपके लिए कमीशन किए जाने वाले इन जहाजों के प्रकार और वर्ग को डिकोड करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्यों अमेरिका का स्टेल्थ जहाज समुद्र में दुनिया का सबसे घातक जहाज साबित होने वाला है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों पाकिस्तानी खुफिया प्रमुख ने तजाकिस्तान का दौरा किया। इस यात्रा के पीछे क्या मकसद था, इन तमाम बिंदुओं पर हम विश्लेषण करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अहम खबरों पर। चीन ने पहली बार 2 नए स्टेल्थ विमानों के अस्तित्व का खुलासा किया है, जिसका विकास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तुर्की की कंपनी बायकार ने 1 जनवरी को घोषणा की कि उसने कम से कम 2 बायरक्तार 1 इंची ट्विन इंजन मानव रहित विमान संयुक्त अरब अमीरात को डिलीवर किए हैं। टोक्यो और वॉशिंगटन जापान के भीतर AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सह उत्पादन की संभावनाओं को तलाशने पर विचार कर रहे हैं। तुर्की के ड्रोन के बारे में बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से पाकिस्तान और बांग्लादेश के सशस्त्र बल भारतीय सीमा पर निगरानी करते हैं। यूक्रेन, लीबिया, नगार्नो काराबाख और अन्य जगहों में युद्ध के मैदान पर बायरक्तार TB2 ड्रोन प्रभावी साबित हुए हैं। सीरिया संघर्ष में HTS के समर्थन में भी इनका विशेष योगदान रहा है। तुर्की ने इन आधुनिक UAVs को कैसे विकसित किया, इसका एक दिलचस्प इतिहास है। दो 2002 में एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के सत्ता में आने के बाद से उसने तुर्की ड्रोन के विकास पर काफी ध्यान दिया है। उन्हें उम्मीद है कि ड्रोन के विकास में आवश्यक तकनीकी अनुभव को हासिल करने के बाद इससे नए हवाई लड़ाकू विमानों के विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे। उसकी ये योजना अब तक सफल रही है क्योंकि तुर्की वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित कर रहा है, जिसे कान के रूप में जाना जाता है, और इस प्रकार तुर्की संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसे विमानों के निर्माण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आमतौर पर ड्रोन निर्माण सहित अपनी सैन्य स्वायत्तता बनाए रखने की तुर्की की इच्छा को आकार देने में 3 कारणों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। सबसे पहले 1974 में साइप्रस में तुर्की के हस्तक्षेप के कारण महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल नतीजे सामने आए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तुर्की पर हथियार प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। इस प्रतिबंध ने तुर्की के भीतर ये भावना प्रबल कर दी कि उसे सैन्य दृष्टि से अमेरिका से स्वतंत्र होना चाहिए। तुर्की को सैन्य आपूर्ति पर अमेरिकी प्रतिबंधों को तुर्की की संप्रभुता और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए खतरा माना गया, जिससे उसकी रक्षा स्थिति की कमजोरियां उजागर हुईं। जवाब में तुर्की ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ते हुए विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं, विशेषकर अमेरिका पर निर्भरता कम करना था। प्रतिबंध के अनुभव ने तुर्की की बाद की रक्षा नीतियों और घरेलू सैन्य प्रौद्योगिकियों में निवेश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तथा आने वाले वर्षों में संप्रभुता और सैन्य रणनीति के प्रति इसके दृष्टिकोण को प्रभावित किया। इसके अलावा 2000 के दशक की शुरुआत में तुर्की ने ड्रोन खरीदकर अपनी सैन्य क्षमताओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा तथा इस उद्देश्य के लिए उसने शुरुआत में अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स को प्राथमिकता दी। हालांकि यह सौदा मुख्य रूप से इसलिए टूट गया क्योंकि तुर्की ने ड्रोन को घरेलू स्तर पर विकसित कैमरों से लैस करने पर जोर दिया था। उस समय तुर्की के पास इन कैमरों के उत्पादन के लिए तकनीक और बुनियादी ढांचे का अभाव था, जिससे वार्ता जटिल हो गई। नतीजतन तुर्की ने इजराइल की ओर रुख किया और अपना स्वयं का कैमरा विकसित किया। इजराइल निर्मित हेरॉन 1 ड्रोन के लिए बहुत भारी था। इस बेमेल ने विदेशी तकनीक पर निर्भरता की सीमाओं को रेखांकित किया और तुर्की की स्वतंत्र ड्रोन उत्पादन क्षमता स्थापित करने की इच्छा को और मजबूत कर दिया। स्थानीय तकनीक पर तुर्की का जोर रक्षा और सैन्य खरीद में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उसके बड़े उद्देश्य का संकेत था। ये उद्देश्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने तथा अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने के रणनीतिक प्रयास का हिस्सा था। तुर्की निर्मित कलपुर्जों को प्राथमिकता देकर तुर्की ने एक मजबूत स्वदेशी रक्षा क्षेत्र विकसित करने में अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान और विकास में पर्याप्त निवेश हुआ है। इस कड़ी में तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि 2010 के मध्य में तुर्की को प्रेडेटर ड्रोन के आर्म्ड वर्जन की आपूर्ति करने में अमेरिका की अनिच्छा ने तुर्की के अपने स्वयं के आर्म्ड ड्रोन कार्यक्रम स्थापित करने के निर्णय के पीछे प्रेरक शक्ति का काम किया। इस बाधा ने तुर्की को आर्म मिशन को अंजाम देने में सक्षम स्वदेशी सैन्य ड्रोन के निर्माण में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन तुर्की ने अपनी तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बैरक्तार TB2 का सफल प्रक्षेपण हुआ, जो तुर्की के सैन्य अभियानों और निर्यात रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस परिवर्तन से न केवल तुर्की की रक्षा क्षमताएं मजबूत हुई, बल्कि आवश्यक सैन्य तकनीक के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर उसकी निर्भरता भी कम हुई। तुर्की की कई कंपनियां जैसे कि बैकार, टर्किश एरोस्पेस और STM ड्रोन बनाती हैं। बैकार कंपनी द्वारा निर्मित लड़ाकू ड्रोन विशेषकर बैरक्तार TB2 और इकिन्सी की मांग कम कीमत और उच्च दक्षता के कारण बहुत ज्यादा है। बैरक्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन, लीबिया, नगार्नो काराबाख और अन्य स्थानों पर युद्ध के मैदान में प्रभावी साबित हुआ है। सीरियाई गृह युद्ध में HTS को सहायता प्रदान करना इसका प्रमाण है। हालांकि तुर्की द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित ड्रोन को आयात करने वाले देशों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक लगभग 25 देशों ने बैरक्तार TB2 और 5 देशों ने इकिन्सी का आयात किया है। वर्तमान में तुर्की ड्रोन का उपयोग यूरोप जैसे पोलैंड और यूक्रेन, अफ्रीका जैसे निगर, इथोपिया, सोमालिया, लीबिया और टोगो, मध्य पूर्व जैसे कतर और UAE और एशिया जैसे किर्गिस्तान, अजरबैजान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। नौसेना 15 जनवरी को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में 3 अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू जहाजों को शामिल करने जा रही है। इन लड़ाकू जहाजों में 2 युद्धपोत भी शामिल हैं, जिनमें नीलगिरी, सूरत और एक सबमरीन वक्सीर शामिल है। INS सूरत 7400 टन डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो 16 ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस है। नौसेना की भाषा में डिस्ट्रॉयर एक तेज, अधिक गतिशील और लंबे समय तक चलने वाला युद्धपोत होता है। इसका उद्देश्य बड़े जहाजों के बेड़े, काफिले या विमान वाहक युद्ध समूह के साथ रहकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खतरों से बचाना होता है।
स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर युद्धपोत स्टेल्थ टेक्निक का उपयोग करते हैं, जैसे इन्हें रेडार, सोनार, इंफ्रारेड या दृष्टि विधियों से पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये जहाज स्टेल्थ विमानों की तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें ध्वनि हस्ताक्षर और पानी के झाग को कम करने जैसे अनोखे डिजाइन पहलू भी शामिल होते हैं। INS सूरत विशाखापट्टनम श्रेणी के डिस्ट्रॉयर में अंतिम जहाज होगा। इस श्रेणी को P-15 ब्रावो श्रेणी भी कहा जाता है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए हैं। विशाखापट्टनम श्रेणी कोलकाता श्रेणी का उन्नत संस्करण है, जिसमें स्टेल्थ, स्वचालन और आयुध के सुधारित फीचर्स हैं। इस श्रेणी के अन्य जहाज हैं INS विशाखापट्टनम, INS मोरमागांव और INS इम्फाल। खुले स्रोत की जानकारी के अनुसार इन जहाजों में सतह युद्ध के लिए भारी हथियार लगे हैं। इनमें 16 ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, जो 3 माह की गति तक पहुंच सकती हैं। इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अलावा इस श्रेणी के जहाजों में एक OTO मेलारा 76 mm नेवल गन भी शामिल है। एंटी एयर वॉरफेयर क्षमताओं के तहत इन जहाजों में 32 बराक 8 सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। ये मिसाइलें 4 2x4 VLS कॉन्फ़िगरेशन में लगाई गई हैं, जिनमें से 2 आगे और 2 पीछे तैनात हैं। बराक 8, जिसे LRSM भी कहा जाता है, हवाई खतरों जैसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका नया संस्करण लगभग 150 किलोमीटर रेंज के साथ आ रहा है। नजदीकी रक्षा के लिए इन जहाजों में 4 AK-630M क्लोज इन वेपन सिस्टम्स लगे हैं। प्रत्येक जहाज के सुपर स्ट्रक्चर के दोनों ओर 2-2 सिस्टम्स लगाए गए हैं। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के लिए इस श्रेणी में 2 ट्विन टॉर्पीडो लॉन्चर शामिल हैं, जो भारी टॉर्पीडो जैसे DRDO द्वारा विकसित वरुण अस्त्र टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस श्रेणी में 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं, जो 1000 मीटर की गहराई में SW प्रोजेक्टाइल दागने में सक्षम हैं। इस श्रेणी के जहाजों में एक फ्लाइट डेक और एक एविएशन हैंगर है, जो 2 मध्यम आकार के हेलीकॉप्टर, मुख्यतः HAL का ध्रुव या वेस्टलैंड सीकिंग MK-42 भी संभाल सकते हैं। जहाजों की सुरक्षा क्षमताओं के लिए प्रत्येक डिस्ट्रॉयर में 2 कवच एंटी मिसाइल डिकॉय सिस्टम लगे हैं, जो कम दूरी पर आने वाले हवाई खतरों को बेअसर कर सकते हैं। विशाखापट्टनम श्रेणी के ये डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना की ताकत और स्वदेशी तकनीक कौशल का प्रतीक हैं। ये जहाज हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टेल्थ फ्रिगेट्स भी बना रहा है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार 6670 टन वजनी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी इस श्रृंखला का पहला पोत होगा, जिसे 15 जनवरी को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कुल 7 फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। फ्रिगेट का डिजाइन उच्च स्तर की स्टेल्थ और कम रेडार पहचान क्षमता को शामिल करता है। यह विशेषता मिश्रित सामग्रियों, रेडार अवशोषक कोटिंग और लो ऑब्जर्वेबल रेडार ट्रांसपेरेंट तकनीकों के उपयोग से हासिल की गई है। यह सामग्रियां जहाज को कम रेडार क्रॉस सेक्शन बनाए रखने में मदद करती हैं। जहाज की भौतिक संरचना में भी स्टेल्थ का उच्च स्तर है, जिनमें एक बंद मोरिंग डेक, फ्लश डेक, माउंटेड हथियार प्रणाली और एंटीना की कम संख्या शामिल है। जहाज के इंफ्रारेड हस्ताक्षर विशेष रूप से
इसके प्रोपल्शन एग्जॉस्ट और पावर जनरेशन मशीनरी से निकलने वाले उत्सर्जन को वेंचुरी इफेक्ट और फ्लूइड इंजेक्शन तकनीकों के उपयोग से कम किया गया है। ये तकनीक एग्जॉस्ट के धुएं और गर्म धातु के तापमान को कम करने में मदद करती हैं। ध्वनि मौन बनाए रखने के लिए फ्रिगेट में ऐसे प्रोपेलर लगाए गए हैं जिनमें उच्च गति पर कैविटेशन की शुरुआत कम होती है। ये पानी में होने वाले शोर को कम करता है। इसके अलावा जहाज के पतवार में विशेष ध्वनि कवरिंग भी शामिल है, जो कुछ मशीनरी से उत्पन्न होने वाले शोर को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस श्रेणी के फ्रिगेट में हथियारों में शामिल हैं 8 ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, एक OTO मिलेरा 76 मिलीमीटर नेवल गन, 32 बराक 8 ER सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और 2 ट्रिपल ट्यूब हल्के टॉर्पीडो लॉन्चर जो पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो दागने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस श्रेणी में 2 RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं, जो 1000 मीटर की गहराई तक पनडुब्बी रोधी प्रोजेक्टाइल दागने में सक्षम हैं। इस श्रेणी के जहाज में एक फ्लाइट डेक और एक हैंगर भी शामिल हैं। यह एक नौसेना हेलीकॉप्टर को संभाल सकता है, जैसे ALH ध्रुव, MK3 समुद्री गुप्तचर हेलीकॉप्टर या वेस्टलैंड सी किंग MK32B पनडुब्बी रोधी और सतह युद्ध हेलीकॉप्टर। प्रोजेक्ट 15B और 17A के तहत फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के अलावा भारतीय नौसेना को इस 15 जनवरी को 6ठी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बक्सीर भी मिलेगी। INS बक्सीर यानी S-26 भारतीय नौसेना के पहले बैच की 6 कलावरी श्रेणी की पनडुब्बियों में 6ठी पनडुब्बी है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिकल अटैक पनडुब्बी है जो फ्रेंच नेवल डिफेंस और एनर्जी ग्रुप नेवाल ग्रुप द्वारा डिजाइन की गई है और मुंबई महाराष्ट्र में मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। INS बक्सीर के शत्रु रेडार से बचने की क्षमता, क्षेत्र की निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, उन्नत ध्वनि मौन तकनीक, कम रेडिएटेड शोर स्तर और जल गति रूप में अनुकूलित डिजाइन शामिल हैं। यह पनडुब्बी शत्रु पर सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके एक निर्णायक हमला करने में सक्षम है। ये पानी के भीतर या सतह पर रहते हुए 18 टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों के साथ हमला कर सकती है। इसमें पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए 18 टॉर्पीडो शामिल किए गए हैं। स्टेल्थ तकनीक से सुसज्जित ये कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी 221 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची है। इसकी गति समुद्र की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के भीतर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह 350 मीटर की गहराई तक 50 दिनों तक डूबे रहने में सक्षम है। इसे चलाने के लिए 360 बैटरी सेल डीजल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को पावर देते हैं। यह श्रेणी 6 533 मिलीमीटर हथियार लॉन्चिंग ट्यूब से लैस है। इसमें कुल 18 हथियारों को ले जाया जा सकता है, जिसमें जर्मन मूल के SUT हैवीवेट टॉर्पीडो और SM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलों का संयोजन शामिल है। टॉर्पीडो और मिसाइलों के स्थान पर 30 माइंस भी ले जाई जा सकती हैं। कलावरी श्रेणी की अन्य 5 पनडुब्बियां हैं INS कलावरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर। ज़ूमवर्ल्ड क्लास 15,960 टन का डिस्ट्रॉयर है। यह अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वर्ग का एक हिस्सा है। इसे मल्टी मिशन स्टेल्थ शिप के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य जमीन पर हमला करना है। शुरू में 32 ज़ूमवर्ल्ड क्लास तैयार करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन नई और एक्सपेरिमेंटल तकनीकों की उच्च लागत के कारण अब इसे घटाकर 3 कर दिया गया है।
भारत के विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर का डिस्प्लेसमेंट 7,400 टन का है। इसका मतलब कि ज़ूमवॉल्ट क्लास का आकार बहुत बड़ा है, यानी दुगना है। आसान शब्दों में अगर कहें तो इस जहाज का जितना बड़ा आकार है उतने ही घातक हथियार भी है। इन जहाजों को प्राथमिक रूप से नौसैनिक तोपखाने समर्थन के लिए और द्वितीय भूमिकाओं के रूप में सतह युद्ध और एंटी एयरक्राफ्ट युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इन्हें डिस्ट्रॉयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन ये अमेरिकी नौसेना में सक्रिय किसी भी अन्य डिस्ट्रॉयर या क्रूजर से कहीं अधिक बड़े हैं। इस श्रेणी में एक एकीकृत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है जो अपने टर्बो जनरेटर से बिजली को इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर्स और हथियार प्रणालियों तक ऊर्जा भेज सकता है। जहाज को उच्च स्तर के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया गया है और इसमें स्वचालित अग्निशमन प्रणालियां भी लगी हुई हैं। इस श्रेणी को छोटे दल के साथ संचालित करने और कम परिचालन लागत के लिए डिजाइन किया गया है। आलबर्ग श्रेणी के डिस्ट्रॉयर की तुलना में 40% बड़ा होने के बावजूद इनका रडार क्रॉस सेक्शन एक मछली पकड़ने वाली नाव के समान है। इसका मतलब अधिक स्टेल्थ और भ्रम। इसके अनोखे और असामान्य टंबल होम पतवार और मिश्रित डेक हाउस डिजाइन रडार सिग्नल को कम करते हैं, जिससे इसे उच्च स्तर की स्टेल्थ प्राप्त होती है। कुल मिलाकर डिस्ट्रॉयर का कोणीय निर्माण इसे एक साधारण डिस्ट्रॉयर की तुलना में रडार पर 50 गुना कठिन पहचानने योग्य बनाता है। अगर हथियारों की बात करें तो इसमें नेवल गन्स, क्रूज मिसाइलें और लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं। ज़ूमवॉल्ट श्रेणी के जहाजों में एडवांस्ड गन सिस्टम शामिल है। यह 155 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप है और प्रत्येक जहाज में 2 तोपें स्थापित की गई हैं। इस श्रेणी में 20 MK-57 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स मॉड्यूल हैं। ये प्रत्येक मॉड्यूल में 4 सेल होते हैं। इसका मतलब है कि कुल 80 लॉन्च सेल्स। प्रत्येक सेल से 4 RIM-162 इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइलें या एक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल या एक SM-6 या एक RUM-139 वर्टिकल लॉन्च एंटी सबमरीन रॉकेट दाग सकता है। अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ज़ूमवॉल्ट श्रेणी का डिस्ट्रॉयर 80 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों को दाग सकता है। टॉमाहॉक मिसाइल एक भूमि आक्रमण क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है। यह 5 से 150 किलोटन क्षमता वाले परमाणु वॉरहेड या 1000 पाउंड के TNT पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है। तो ये है वो विनाशकारी शक्ति जिससे एक अकेला जहाज दुश्मन पर करारा प्रहार कर सकता है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र के डेवलपमेंट्स और जियोपॉलिटिक्स की। आखिर क्यों ड्यूरेंट लाइन से लगे इलाके सबसे अधिक अस्थिर होते जा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के ISI प्रमुख ने तजाकिस्तान का दौरा किया? देखिए तमाम अन्य जानकारियां हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया हफ्तों में तनाव बढ़ गया है, खास करके जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह पर हवाई हमले किए। इन हमलों के जवाब में TTP ने पाकिस्तानी सेना पर एक श्रृंखला में हमले किए, जिसमें कई सैनिक, जिनमें एक मेजर रैंक का अधिकारी भी शामिल है, मारे गए। हालांकि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि इन हमलों में वजीरिस्तानी शरणार्थी भी मारे गए हैं और यह तर्क दिया कि केवल आतंकवादी ही निशाना नहीं बने थे। इस बढ़ती हिंसा ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, जिसमें तालिबान ने पलटवार की चेतावनी दी है।
पिछले हफ्ते पाकिस्तान तालिबान युद्ध में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी गई, जब अफगान तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास खुर्रम क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। इस हमले में कम से कम एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया और 9 अन्य घायल हुए। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में 3 तालिबान लड़ाके भी मारे गए। इस बीच अफगानिस्तान के शासक तालिबान के साथ चल रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने तजाकिस्तान का एक अनियोजित दौरा किया। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि तजाकिस्तान को एंटी तालिबान गुटों का गढ़ माना जाता है। अमेरिका समर्थित अशरफ गनी सरकार के 2021 में पतन के बाद कई एंटी तालिबान नेता और कार्यकर्ता तजाकिस्तान चले गए थे। दौरे के मुख्य एजेंडा में पाकिस्तान और तजाकिस्तान के राज्य और सुरक्षा ढांचे के बीच तालमेल स्थापित करना था, ताकि काबुल और इस्लामाबाद के बीच हालिया सशस्त्र टकराव के बाद तालिबान के खिलाफ संतुलन बनाया जा सके। तजाकिस्तान मध्य एशिया में बाकी हिस्सों के विपरीत तालिबान के साथ व्यापक संबंध स्थापित करने से बचता रहा है। हालांकि धीरे धीरे काबुल के साथ कामकाजी संबंध स्थापित हो रहे हैं। इस्लामिक संगठन जमात अंसरुल्लाह, जो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति रमोन को सत्ता से हटाना चाहता है, अफगानिस्तान से संचालित होता है। तजाकिस्तान का अफगान समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है क्योंकि अफगानिस्तान में एक बड़ी ताजिक आबादी है। तजाकिस्तान एंटी तालिबान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान का घर है, जिसे पहले उत्तरी गठबंधन के रूप में जाना जाता था। आईएसआई इन गुटों के साथ संवाद स्थापित करने के विकल्प तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने 1996 से 2001 के दौरान रूस, ईरान, भारत और तजाकिस्तान द्वारा समर्थित उत्तरी गठबंधन का विरोध किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तालिबान को चेतावनी देना और आईएसआई प्रमुख का तजाकिस्तान का आकस्मिक दौरा कई मायनों में निराशा और हताशा की गहरी भावना को दर्शाता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है और राष्ट्रीय एकता पर भी कई सवालिया निशान हैं। ड्यूरेंट रेखा पर हो रहे इन घटनाक्रमों का पूरे क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया के माध्यम से #DD with दानवीर लिखकर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य अहम खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।